साल की शाम थी और चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। स्टालबाम फैमिली का घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। रंग बिरंगी चमकती हुई सजावट और जगमगाती रोशनी से भरा एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री। अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। क्लैरा, जो घर में सबसे छोटी थी, दरवाजे की तरफ बड़े ही खुशी से दौड़ पड़ी और उसने दरवाजा खोला। अंकल ड्रॉसलमेयर अपने साथ खूब सारे तोहफे लेकर आए थे। जब क्लैरा ने अपने चहेते अंकल को इतने सारे तोहफों के साथ देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। क्लैरा अपना तोहफा लेने के लिए आधी रात तक इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे वो तोहफा तुरंत ही चाहिए था। अंकल ड्रॉसलमेयर क्लैरा को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे तोहफा दिया। बहुत ही उत्सुकता से क्लैरा ने अपना तोहफा खोला। ये बाकी तोहफों के मुकाबले सबसे दिलचस्प तोहफा था। उसके अंकल का तोहफा एक मजेदार चेहरे वाला नट क्रैकर था, जिसकी लाल नाक और पतली मूछें थी। क्लैरा को ऐसा खिलौना पहले कभी नहीं मिला था। ये नट क्रैकर खिलौना उसे बहुत पसंद आया। वो उस खिलौने के साथ खेलने लगी और नाचने भी। क्लैरा के नटखट भाई फ्रिट्ज को अपना तोहफा पसंद नहीं आया और उसने उसे फेंक दिया। उसे क्लैरा का नट क्रैकर ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो उसे क्लैरा से लेने की कोशिश करने लगा। ये मुझे चाहिए। नहीं फ्रिट्ज, ये मेरा है। आखिरकार फ्रिट्ज क्लैरा के हाथ से नट क्रैकर छीनने में सफल हुआ। हे फ्रिट्ज, मुझे मेरा खिलौना वापस कर दो। तुम जाकर अपने खिलौने से खेलो। मुझे वो चूहा बिल्कुल पसंद नहीं। ये नट क्रैकर मेरा है। प्लीज फ्रिट्ज, मुझे नट क्रैकर वापस दे दो। ये ले लो। जब क्लैरा नट क्रैकर को लेने फ्रिट्ज के नजदीक गई, उसने देखा उस नट क्रैकर का एक हाथ टूटकर जमीन पर पड़ा था। क्लैरा बहुत ही उदास हो गई और रोने लगी। फिक्र मत करो क्लैरा, मैं उसे ठीक कर दूंगा। आधी रात गुजर चुकी थी। नए साल का जश्न खत्म हो गया था और सारे बच्चों की तरह क्लैरा भी बहुत थक गई थी और वो सो गई। पर वो अपने आप को नट क्रैकर के बारे में सोचने से नहीं रोक सकी। मुझे उम्मीद है कि अंकल नट क्रैकर को ठीक कर देंगे। एक भारी जिज्ञासा के साथ क्लैरा बेड से कूदकर उतर गई और एक उम्मीद से वो लिविंग रूम में दाखिल हुई और उसने देखा नट क्रैकर ठीक होकर क्रिसमस ट्री के पास पड़ा था। क्लैरा बहुत खुश हुई और उसने नट क्रैकर को गले लगाया और सुकून से सो गई। कुछ देर बाद क्लैरा को कुछ मजेदार आवाजें सुनाई दी और धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वो सपना देख रही है और इसीलिए फिर से सो गई। वो इस बात से अनजान थी कि उसी समय उसने नेवरलैंड जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर ली थी। वो आवाजें फिर से आने लगी, जैसे कि चारों ओर चूहे आवाजें कर रहे हों। क्लैरा ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। घर का सारा फर्नीचर अब काफी बड़ा लगने लगा। क्रिसमस ट्री जहाँ पर वो सो रही थी अब एक विशाल पेड़ लग रहा था। क्लैरा अब पूरी तरह से जग गई और उसी वक्त उसे एक एहसास हुआ कि सारी चीजें बड़ी नहीं हो रही थी, बल्कि वो खुद सिकुड़ गई थी। और उसने देखा कि चूहों का राजा अपनी सेना के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्लैरा काफी डर गई और वो भागना चाहती थी, पर उन विशाल चूहों ने उसे रोक लिया। उन्होंने क्लैरा को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त नट क्रैकर भी जिंदा हो गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो क्लैरा? हम उस पेड़ पर चढ़कर यहाँ से भाग सकते हैं। क्लैरा और नट क्रैकर पेड़ पर चढ़ गए और ऊपरी मंजिल पर कूदकर पहुँच गए। हम भागकर कहाँ जाएंगे? ये तुम्हारा घर है और तुम्हें ही पता होगी कोई ऐसी जगह जहाँ चूहे तुम्हें ढूंढ नहीं सकते। क्लैरा भाग रही थी
और नटक्रैकर कहीं नजर नहीं आ रहा था। चूहे घर के चारों ओर फैल गए थे और वो क्लारा को ढूंढ रहे थे। तभी नटक्रैकर एक खिलौने की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि काफी सारे छोटे सैनिक खिड़की की तरफ बैठे हुए थे। उसने एक पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। हे गाइस, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? मेरी दोस्त क्लारा मुसीबत में है। चूहों का राजा अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक वहाँ सारे सैनिक जिंदा हो गए और खिड़की के बाहर कूदकर नटक्रैकर के पीछे दौड़ने लगे। जब नटक्रैकर घर में वापस आया तो जैसे वहाँ जंग छिड़ गई थी। चूहों ने सारा घर उथल पुथल कर दिया था। नटक्रैकर और उसके साथियों ने अपनी तलवारें निकाली और चूहों के राजा और उनकी सेना के साथ लड़ने लगे। दुर्भाग्य से वहाँ सैनिकों से ज्यादा चूहे मौजूद थे। काफी सैनिक घायल हो गए। नटक्रैकर की हालत खराब थी। उसे भी काफी चोटें आई थी। क्लारा जहाँ छुपी हुई थी वहाँ से बाहर आ गई। उसे लगा उसे कुछ करना चाहिए, पर वो इतनी छोटी थी कि उसे लगा कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा। चूहों का राजा नटक्रैकर के पास गया और उसने अपनी तलवार नटक्रैकर के चेहरे की तरफ बढ़ाई। क्लारा चिल्लाई और उसने अपना जूता चूहों के राजा की तरफ फेंका। तुम गंदे चूहे! जूता उड़कर चूहों के राजा के सिर पर जा पड़ा। चूहों का राजा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने राजा को जमीन पर पड़ा देख बाकी चूहे जान गए कि वे ये जंग हार चुके हैं और इसलिए वो सारे चूहे अपने राजा को साथ लेकर घर के बाहर चले गए। क्लारा नटक्रैकर के पास दौड़कर पहुंची। वो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। क्लारा अपनी घुटनों पर बैठकर रोने लगी। नटक्रैकर उठ जाओ। अचानक एक परी क्लारा के पीछे प्रकट हुई। अपने नीले कपड़े, पंख और लॉलीपॉप जैसी जादुई छड़ी के साथ वो परी बहुत ही सुंदर लग रही थी। परी क्लारा को रोते हुए नहीं देख पा रही थी और इसलिए उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और ठीक उसी वक्त नटक्रैकर एक सुंदर राजकुमार में तब्दील हुआ। क्लारा ने पाया कि वो विस्मय और खुशी के साथ राजकुमार की तरफ देख रही है। राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर वो दोनों नाचने लगे। ये एक जादुई नृत्य था। क्लारा को ये एहसास हुआ कि वो हवा में उड़ रही थी। और वहाँ प्रकट हुई कैंडी परी। काफी सारी बाकी परियां भी वहाँ मौजूद थी। वो परियां क्लारा और राजकुमार को कैंडी लैंड ले गई। कैंडी के बने पेड़, जेली बीन के फूल, गुलाबी तितलियां, सुनहरे टॉफी के सेब, वो एक करामती जगह थी। क्लारा अपनी कहानी बताने लगी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डरो मत क्लारा, तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बांसुरी की सुंदर धुन पूरे वातावरण में फैल गई और फिर परियां और रंग बिरंगी फूल नाचने लगे। कुछ देर बाद नटक्रैकर और क्लारा भी नाचने लगे। चारों तरफ नाचते हुए रंग बिरंगी पेड़, लॉलीपॉप्स और कैंडीज। क्लारा और राजकुमार को अचानक ये एहसास हुआ कि वो स्टेज पर है। जब बांसुरी की वो धुन खत्म हो गई, क्लारा ने आसपास देखा। वो स्टेज पर थी और ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी तारीफ कर रही थी। क्लारा ने नीचे झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लारा, क्लारा! तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी और फिर क्लारा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आँखों को मलते हुए आसपास देखा। फिर देखा कि नटक्रैकर उसकी गोद में था। अचरज के साथ उसकी माँ क्लारा की तरफ देखने लगी।
उसे पता नहीं था कि क्लैरा सपने में खो गई थी। बेटा, क्या तुम पूरी रात यहाँ सोई थी? माँ, मैं पर मुझे सब कुछ कितना सच लग रहा था। अपने सपने में वापस लौटने के ख्याल की खुशी में क्लैरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। एक खूबसूरत दिन की बात है। एलिस अपनी दीदी के साथ पिकनिक पे गई थी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला, अरे इतना लेट हो गया मैं। एलिस अचंभित सब देख रही थी। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो खरगोश के पीछे पीछे चल दी। खरगोश एक पेड़ के तने के छेद में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे। नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, लंबा सा, और वो चल के जाने लगी उस पे। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो लॉक्ड थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब उसे चिंता हो रही थी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर रखी मिली एक सोने की चाबी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहाँ वहाँ देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा, और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन। पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पे एक बोतल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस गट-गट करके उसे पीती जा रही थी। जितनी वो उस जादुई शरबत को पी रही थी, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा, तब पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पे लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकाल के खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा लेती, पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बड़ी दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि आंसू से नदी जैसी बन गई। तभी वो खरगोश वहां से हड़बड़ी में भाग के गया। एलिस ने पुकारा, सर प्लीज रुकिए, हेल्प मी। पर वो जाता रहा। देखा भी नहीं उसने मुड़ के। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन गिर गए। एलिस ने उसका सामान उठाया और जैसे ही उसने हैंड फैन से हवा की, वो फिर छोटी होने लगी। तभी वो स्लिप होके अपने आंसुओं की नदी में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बह के निकलने लगे। जब वो बाहर निकले, सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी मेड है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा।
एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पे एक बॉटल भी दिखा। उसने बॉटल लेके जादुई शरबत पूरी पी ली। वो इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डर के जानवर उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास पहुंच रहा था वो केक बन जा रहा था। एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी होने लगी और उस घर से निकल सकी। पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी, इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज पे कैसे पहुंचे वो? उसे दूर एक पप्पी दिखाई दिया। उसने उसे पुकारने के लिए बुलाया। उसके पास आते ही उसे मालूम पड़ा कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पपी से कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उसे पूछा कि कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ मैं। कैटरपिलर मुस्कुरा के बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें बड़ा कर सकता है और दूसरा साइड छोटा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो फाइनली अपने नॉर्मल साइज पे पहुंच गई। दोनों साइड से एक एक टुकड़ा लेके अपने हाथ में रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां डचेस अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था। एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है, डचेस बोली। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और डचेस का बच्चा रोने लगा। डचेस ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे खिलाओ जब तक ये सो ना जाए। मैं क्वीन के साथ क्रॉके खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से प्रकट हुआ और हंस के बोलने लगा, तुम्हें मैड हैटर और मार्च हेयर को ढूंढना होगा। संभाल के, वो पगले है जरा। ये कह के चेशर कैट फिर गायब हो गया। एलिस गुस्से से उस पे चीखी, ये बार बार गायब होना, प्रकट होना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। चेशर कैट फिर आया और बोला, ठीक है, मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उसे मार्च हेयर का घर मिल गया। मार्च हेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मार्च हेयर के कानों के बीच भूसा रखा था। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पे सोया हुआ था और ये दोनों उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे।
एलिस के आते ही दोनों चिल्ला पड़े कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है। मैड हैटर एलिस से पूछता है, कुआवा तुम्हें क्यों एक टेबल की तरह लगता है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बकवास मीटिंग रही है। एलिस को एक दरवाजा दिखा, एक पेड़ के तने में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे वाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था। सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, क्यों पेंट कर रहे हो सभी वाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थी, पर हमने गलती से व्हाइट रोजेस उगा दी। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखी इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉके खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉके फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मैलेट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे पर हेडहॉग्स फेंक के लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉके पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाए चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के समय जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी, तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को बंदी बना के रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक संडे की बात है, हमारे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कुछ डिलीशियस पीस बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। किंग ने चिल्ला के कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर की बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी फिर से कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा, पर मुझे कुछ नहीं पता, एलिस बोली। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता? इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? आप मेरी क्वीन नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ उड़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, पर वो एलिस को सुनामी बन के घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी दीदी ने आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब सपना था। अरे रे, ये तो सपना था। क्या सपना था? वाओ दीदी, मैं बताऊं अपना सपना तुम्हें। एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था।